ये हमारा काम भी ना हर बार हमें किसी ना किसी सफ़र पर भेज देता है। और शुरू में तो ये सफ़र मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन अब इन सफ़रों में कुछ मज़ा सा नहीं आता। अरे अजीत मेरे दोस्त, पहली बात तो ये कि छोटे छोटे कमरों में बैठने से तो ये सफ़र बहुत बेहतर है। और दूसरा कि अगर तुम बोर ही हो रहे हो तो उसका हल भी है मेरे पास। हल? कैसा हल? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें भूतों पर यकीन है? विक्रम, कहाँ तुम आज के समय में भी ऐसी बातें कर रहे हो? बेशक, यकीनन मुझे भूतों पर यकीन नहीं है। तुम्हारी ही तरह विनय को भी भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन एक रात विनय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि विनय को भी भूतों पर यकीन होने लगा। विनय? कौन विनय? क्या कह रहे हो? एक काम करो, शुरू से बताओ। अच्छा ठीक है, तो लो ये कहानी सुनो। एक काली सुनसान रात में शांत सड़क पर विनय अपनी बाइक पर सवार गाने सुनते हुए अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस अपने घर जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और विनय ने पार्टी में थोड़ी सी शराब भी पी रखी थी। विनय बहुत थक भी चुका था और उसकी आंखें बार बार ठंडी हवा के कारण भारी हो होकर बंद हो रही थी। फिर भी विनय जैसे तैसे सड़क पर ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक से एक कील के धंसने से विनय की बाइक पंचर हो जाती है। ओफो, अभी मैं इतनी रात में वापस घर कैसे जाऊंगा भला? इतना बोलकर विनय अपना फ़ोन जेब से निकालता है और आश्चर्य से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। हो सकता है ऐसा उसके ज़्यादा म्यूज़िक सुनने की वजह से हुआ था। जिसके बाद विनय आसपास देखता है और सामने देखने पर उसे एक बस स्टॉप दिखाई देता है। विनय अपनी बाइक को धक्का मार कर उस बस स्टॉप तक लेके जाता है और उस बस स्टॉप पर ही इंतज़ार करने लगता है कि कोई आए जिससे वो मदद मांग सके। पर काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब विनय को कोई भी दिखाई नहीं देता, तब वो बस स्टॉप की सीट्स पर जाकर बैठ जाता है और उसकी आंखें नींद से बंद होने लगती हैं। विनय को नींद आने ही वाली होती है कि अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। जब विनय मुड़कर देखता है तो उसे एक साधु बस स्टॉप की ओर आता दिखाई देता है। वो साधु बिना कुछ बोले चुपचाप आकर विनय के बगल की सीट पर बैठ जाता है और बस का इंतज़ार करने लगता है। वो साधु जिसके बाल बहुत ही घुंघराले और लंबे थे, जिसने काले रंग की एक धोती और हाथ और गले में ढेर सी मालाएं लपेट रखी थी। वो साधु अपनी पोटली, जिसमें वो शायद अपना सारा सामान रखता था, में से एक बीड़ी निकालता है और उसे अजीब तरीके से पीना शुरू कर देता है। अब क्योंकि विनय और साधु उस बस स्टॉप पर अकेले थे, तो विनय उस साधु से ही बातें करना शुरू कर देता है और वो साधु भी विनय से बात करता है। शुरू में दोनों के बीच अच्छी खासी लेकिन सामान्य बातें ही होती हैं, पर फिर बातों ही बातों में विनय उस साधु से एक सवाल पूछता है। साधु जी, क्या आप भूत आत्माओं पर यकीन रखते हैं? जिसके जवाब में वो साधु कहता है कि इसमें यकीन ना करने जैसी कोई बात ही नहीं है, बेशक भूत होते हैं। तब विनय उस साधु से फिर से एक सवाल करता है, अगर भूत होते हैं तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? जिसके जवाब में साधु बताता है, भूतों को देखना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके हाथ पैर या धड़ नहीं होते, बल्कि वो तो शुद्ध ऊर्जा के रूप होते हैं और उनको देखने के लिए तुम्हारे पास भी उनके बराबर की ऊर्जा होनी चाहिए, तभी तुम उन्हें अपनी इच्छा से देख सकते हो। साधु का ये जवाब सुन के विनय कहता है, अच्छा, मगर मैं ये सब बातों पे यकीन नहीं रखता और मेरा तो ये मानना है कि ये सब बस लोगों के दिमाग का भ्रम होता है और कुछ नहीं। जो सुनकर साधु कहता है, तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी निजी सोच है, पर भूत प्रेत इन सब का भी अस्तित्व होता है, यही सत्य है। हाँ, लेकिन हर कोई इस लायक नहीं होता कि उनके होने को महसूस कर सके और यकीन कर सके। साधु की ऐसी बात सुनकर विनय गुस्से से साधु पर व्यंग्य भरते हुए कहता है, अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सब सिर्फ लोगों की बनाई बातें हैं, जिनके ज़रिए वो लोगों को डराते हैं और उनके डर का फ़ायदा उठा के उन्हें ठगते हैं। और वैसे भी मैं सिर्फ अपनी आंखों देखी बातों पर ही यकीन रखता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे इसी समय कोई असली भूत दिखा सको तो शायद मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लूँ, लेकिन अफसोस ये तो असंभव है। ये कहकर विनय हंसता है
और साधु कुछ समय के लिए मौन हो जाता है और फिर विनय से कहता है, फिर तो लगता है मुझे तुम्हें भूत दिखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर विनय की हंसी रुक जाती है और वो साधु से कहता है, अच्छा वो कैसे? तब वो साधु विनय को अपने साथ चलने को कहता है। शुरू में विनय को साधु पर थोड़ा शक होता है और वो जाने से कतराता है, जिसे देखकर साधु कहता है, क्या हुआ? अब तो लगता है तुम्हें बिना देखे ही यकीन होने लगा है कि भूत होते हैं। ये सुनकर विनय उठ खड़ा होता है और साधु के साथ जाने को राजी हो जाता है। तब साधु के साथ थोड़ी देर चलने के बाद विनय एक शमशान घाट तक पहुंच जाता है, जहां वो साधु उसे एक जगह ज़मीन पर बिठा देता है, जहां से कुछ ही दूर थोड़े समय पहले एक शव को जलाया गया था। और वो साधु उस शव की राख के ऊपर एक लोहे की छड़ गाड़ देता है और उस लोहे की छड़ से एक सफ़ेद डोरी बांधकर अपनी पोटली से 4 बताशे निकालकर उन्हें उस डोरी के साथ एक लाइन में रखते हुए विनय को बताता है, आत्माएं शुद्ध ऊर्जा का ही एक रूप होती हैं, जिन्हें देखने के लिए तुम्हारे पास भी एक शुद्ध ऊर्जा का स्रोत होना आवश्यक है। इस राख को देखो, ये अब भी गर्म है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ समय पहले ही किसी के शव को जलाया गया है। और मैं अपने अनुभव से ये महसूस कर सकता हूँ कि जिसका शव जलाया गया है वो कोई नवयुवक था, जिसके जीवन में अभी बहुत ऊर्जा थी। हम उसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। और ऐसा कहते हुए वो साधु सफ़ेद डोरी का दूसरा छोर विनय को पकड़ा देता है और विनय को सावधान करता है, अभी 4 आत्माएं आएंगी और इन बताशों को खाएंगी। और ध्यान रहे, जब तक वो आत्माएं इन बताशों को ख़त्म करके ना चली जाएं, तुम्हें किसी भी हाल में इस डोरी को नहीं छोड़ना है, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये सब सुनकर विनय बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो अभी भी अपनी इस बात पर यकीन रखता है कि नहीं, भूत प्रेत ये सब सिर्फ लोगों के बनाए भ्रम हैं। असल में ना आत्माएं होती हैं और ना ही भूत प्रेत। और तभी वो साधु विनय के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र पढ़ते पढ़ते विनय को आंखें बंद करने को कहता है। जैसा वो कहता है विनय वैसा ही करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद वो साधु दोबारा विनय को अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है और आंखें खोलने पर विनय को जो दिखाई देता है उस पर वो यकीन नहीं कर पाता। 4 आत्माएं वाकई में उन बताशों को खाने के लिए आ चुकी थी और उन बताशों को खा भी रही थी। विनय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन आत्माओं में से एक आत्मा उसके ही पड़ोसी की थी, जिसका देहांत कुछ दिन पहले ही हो चुका था। ये सब देखकर तो विनय के डर की कोई सीमा नहीं रह गई थी। ऊपर से विनय को अब वो साधु भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब विनय डर के मारे उस डोरी को छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो चारों आत्माएं बताशों को छोड़कर विनय के ही पीछे भागने लगती हैं। मगर विनय बिना रुके बिना पीछे देखे बस भागता ही जाता है। उसे पीछे से कई डरावनी आवाज़ें आती हैं और कई बार तो वो आवाज़ें उसका नाम भी पुकारती हैं, पर विनय भागता ही जाता है कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिसके बाद वो आत्माएं विनय तक पहुंचकर उसे घेर लेती हैं और विनय रो रो कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माँ। और वो आत्माएं विनय की ओर बस बढ़ ही रही थी कि पीछे से एक जोर की आवाज़ आती है, ओम भट। इसके बाद विनय की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और थोड़ी देर बाद विनय अपनी आंखें दोबारा खोलता है तो देखता है कि सुबह हो चुकी है और वो खुद को उसी बस स्टॉप की सीट पर पाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो थकान के कारण उस बस स्टॉप पर ही सो गया था और उसने जो कुछ भी अभी तक देखा था वो सब सिर्फ उसका सपना था। पर फिर वो देखता है कि वही साधु जो रात में उसके साथ था, उसके सामने से उसे देखकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। लेकिन ना तो वो विनय को और ना ही विनय उसे पुकारता है। अब इस घटना के कई दिन बाद भी विनय जब उस रास्ते से गुजरता था और उस बस स्टॉप को देखता था तो विनय को वही रात याद आती थी और वो खुद से बस एक ही बात कह पाता था कि हाँ, शायद भूत होते हैं। और फिर आगे क्या होता है? आगे कुछ नहीं, कहानी खत्म। क्या मतलब खत्म? मगर ये तो पता ही नहीं चला कि ये सब हकीकत थी या सिर्फ विनय का ख्वाब
मेरा मतलब हाँ, विनय को सुबह वो साधु दिखा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि विनय की आँख उस साधु के आने के बाद लगी हो, जिस कारण सपने में वो साधु भी था। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ सपना ना होकर सब कुछ बिल्कुल सच हो। ओफ़ो! आखिर इस कहानी की हकीकत क्या है? कहानी की हकीकत का तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल हमारी हकीकत ये है कि हमारी ट्रेन मंज़िल तक पहुंच चुकी है। चलो सामान उतारो और अगले सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। क्या पता और भी कहानियाँ मिलें सफ़र में। अरे हाँ, चलो चलो चलते हैं।